हेलो एवरीवन। सो ये हमारी यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के 2017 में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। मीन्स ये एक प्रीवियस ईयर है। इससे पहले हम 15 पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 15 जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू कराऊंगी और जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 10 उनके आंसर भी मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इन पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। पहला पीवाईक्यू है यानी कि पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो उद्देश्यों के क्षेत्र में है। आदर्शवाद के अनुसार हम क्या करते हैं, अपनी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम राम मूर्ति समिति क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु या माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो जो राम मूर्ति समिति का गठन किया गया था, जो हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग की स्तुतियाँ संबंधित है उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से? तो राधा कृष्ण आयोग की जो स्थितियां हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुट का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। सो जो बुट का आज्ञा पत्र था वो 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। तो इसकी जो अध्यक्ष थी उनका नाम था दुर्गाबाई शेखमुख। क्या नाम था? दुर्गाबाई देशमुख। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ब्रेल लिपि में क्या हुआ था है, उभरे हुए डॉट्स होते हैं जिनको देख नहीं मिलता है, वो उन डॉट्स से अपने हाथ फिरा के रीड करते हैं। तो ये अंधों के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। तो ये कब किया गया था प्रारंभ? 1997 से लेकर 1998 तक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। शिक्षा में अव्यय तथा अवरोध का पहला सुझाव दिया। तो अव्यय व अवरोध का पहला सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो बेसिक शिक्षा जो अधिनियम था वो 1972 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ मतलब कि स्टार्ट कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1958 में। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रारंभ संविधान की जिस धारा में किया गया वह है वो है आर्टिकल 45 यानी कि धारा 45। ऑप्शन नंबर सी। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी। तो जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी वो वेदों से संबंधित दी जाती थी। वेदों में बहुत ध्यान दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहता है? तो फ्रेवेल को किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। पांडिचेरी के किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो श्री अरविंद घोष ने अपने आश्रम की स्थापना पांडिचेरी में की थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारे 15 पीवाईक्यू कंप्लीट होते हैं। अब हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली करने वाले विचारक का नाम बताइए। तो पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली फ्रोवेल ने कहा था। किसने कहा था? फ्रोवेल ने कहा था। उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक फ्रोवेल। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक फ्रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता? तो जो प्रयोजनवाद होता है वो किस चीज़ में आस्था रखता है कि वो भौतिकवाद में आस्था रखता है, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी में आस्था रखता है, वो खुद क्रिया करके सीखने पे, व्यवहारिकता पे आस्था रखता है। तो वो किस पे आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद समाज में जो व्याप्त रूढ़ियाँ, मान्यताओं, बंधनों,
परंपराओं, अंधविश्वास आदि में कोई भी आस्था नहीं रखता। मतलब कि जो भी रूढ़िवादियाँ चल रही हैं, बंधन है, मान्यताएं हैं, इन सब में आस्था नहीं रखता, बल्कि किस में आस्था रखता है? वो व्यवहारवाद में आस्था रखता है। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो जो प्रश्न शिक्षण विधि है उसके जनक है सुकरात। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के अन्य नाम से भी जाना जाता है। प्रकृतिवाद केवल भौतिक दुनिया को ही वास्तविक मानता है। यह मन दो बार लिख गया है। यह मन और आत्मा जैसी अमूर्त धारणाओं में विश्वास नहीं करता। मतलब कि ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है, बल्कि भौतिक तत्वों के अस्तित्व को स्वीकारता है। इनका मतलब ये है कि जो चीज़ सामने है वो ही सत्य है, बल्कि जो चीज़ परोक्ष है वो सत्य नहीं है। व्यवहारवाद में ये फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो फ्रोवेल ने वर्ष 1805 में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। मतलब इतने टाइम पे उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में आ गए थे। और 1839 ईस्वी में इन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम इन्होंने बालोधान या फिर किंडरगार्टन रखा। वे कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में कब आए? 1805 में। और 1839 ईस्वी में उन्होंने एक स्कूल खोला जिसे किंडरगार्टन या फिर बालोधान कहा गया। मतलब बालकों के लिए एक उद्यान। उन्होंने ये कहा कि हमें खुद को जिंदा रखना ही चाहिए। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्नलिखित है। पहला है बच्चों के लिए अनुकूलित वातावरण या फिर माहौल प्रदान करना जहाँ पे वो शिक्षा प्राप्त कर सके। बच्चों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना। बच्चों संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्तीय साधन या फिर सहायता प्रदान करना। बच्चों को नैतिक जानकारी प्रदान करना। ये सब समाज के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य किसी भौतिक या मानसिक अवस्था के उस गुण या बोध को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो मूल्य क्या है? किसी भी भौतिक या मानसिक अवस्था के उस गुण का ये बोध कराते हैं जिससे मनुष्य क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। सपोर्टेड, मुझे टॉफ़ी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? मनी चाहिए। अपनी टॉफ़ी क्या है? मेरी इच्छा है। इच्छा को पूर्ति करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? टोकन हो चाहिए, मनी होनी चाहिए। तो यही क्या है? मूल्य है। उस चीज़ का एक मूल्य है 1 रुपये का। ऐसी बहुत सारी मानसिक अवस्थाएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? जब कोई बच्चा कानून या समाज के खिलाफ कोई गतिविधि करता है तो उस बालक को क्या ठहरा दिया जाता है? बाल अपराधी। बाल न्याय अधिनियम जो कि 1989 में आया था, जिसमें संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे कि भुखमरी हो जाना तो बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। गरीबी, जागरूकता का अभाव, परिवार का तनावपूर्ण वातावरण, मतलब कि माता पिता आपस में लड़े जा रहे हैं या फिर दादी से लड़ाई कर रहे हैं, जो भी है। अशिक्षा, सामाजिक परिवेश और मानसिक महत्वाकांक्षाएं, ये सब क्या है? बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो 1781 में जो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। कब की थी? 1781 में। किसने? गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। और किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। किसने की थी? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो ये लॉर्ड मैकेले ने अपना एक शिक्षा पे एक अपना विवरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि केवल और केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए और जो शिक्षा है वो छन के उन उच्च वर्ग के लोगों से छन के नीचे तक आएगी। अब ये विवरण उन्होंने कब दिया? ये दिया था 2 फरवरी 1835 में। 2 फरवरी 1835 में गवर्नर जनरल को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति 1854 में, कब की? 1854 में घोषित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों के लिए आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। मतलब किस वर्ग के आयु के लिए अधिक दबाव डाला गया?
तो निरौपचारिक शिक्षा में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सीखने के अवसर प्रदान किए गए, सीखने की सुविधाएं प्रदान की गई। इसलिए किसी एक विशेष आयु वर्ग पर अधिक दबाव डालने की अगर बात कही जाए तो वो क्या होगी, उचित नहीं होगी, क्योंकि इसने कहा कि सभी आयु के लोगों को शामिल कर लिया जाए। शिक्षा एक व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। ये कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का है। लास्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? देखिए, प्राथमिक शिक्षा होती है उसे हम प्रारंभिक शिक्षा या फिर हम बाल शिक्षा भी कह सकते हैं। ये औपचारिक रूप से जब शिक्षा प्रारंभ होती है तो उसका ये प्रथम चरण होता है। वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। तो कितनी वर्ष की आयु से होती है? 6 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक, या फिर हम कह सकते हैं 14 वर्ष की आयु तक हमारी प्राथमिक शिक्षा चलती है, कक्षा 1 से लेकर 6 तक और 6 से लेकर 8 तक। अब हमारे यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनकी नियुक्ति कब हुई? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर ए लक्ष्मीस्वामी मुदालियर। ठीक है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसीलिए इस आयोग को क्या नाम दिया गया? मुदालियर आयोग दिया गया, क्योंकि इनके लास्ट में मुदालियर लगा हुआ है। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। इसका कार्य क्या था कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालिक समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में सरकार को आवश्यक सुझाव देना। अब इसने सरकार को आवश्यक सुझाव कौन कौन से दिए थे? इसने कहा था कि 4 से 5 साल तक प्राथमिक शिक्षा चलनी चाहिए। उसके अलावा जब हमारी सेकेंडरी एजुकेशन आती है, मतलब कि माध्यमिक शिक्षा आती है, वहाँ पे 2 भाषाएं पढ़ाई चाहिए बच्चों को। उन्होंने वस्तुनिक परीक्षण प्रणाली को अपनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों को जो हम ग्रेड देते हैं या फिर जो भी हम बच्चों को मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं, वो संख्यात्मक रूप से नहीं देने चाहिए बल्कि सांकेतिक रूप से देने चाहिए, जैसे कि स्टार बना दिया, ऐसे संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशनरी स्कूल की विशेषताएं लिखिए। तो मिशनरी स्कूल की जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले तो आप ये हेडिंग डालेंगे, मिशनरी स्कूलों की विशेषता। पहली है, मिशनरी स्कूलों को ही कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब कि यही जो स्कूल थे उन्होंने ये स्टार्टिंग की थी कि एक टाइम पीरियड होगा, बच्चा एक कक्षा में बैठेंगे और एजुकेशन लेंगे। मिशनरी स्कूलों में जो शिक्षण होता है वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है। गरीब व मेधावी दोनों प्रकार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। शिक्षा का स्तर उच्च होता है और जो शिक्षा देने वाले जो शिक्षक होते हैं वो भी योग्य व अनुभवी होते हैं। धार्मिक शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया। छात्रों को ईसाई धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों से परिचित कराया गया। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो था वो क्या थी? भाषाएं, वो भारतीय भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ है? तो आपसे पूछे कितने रुपए खर्च हो गए हैं? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2001 से लेकर 2002 तक सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक कितने रुपए खर्च हो गए? 1328.78 करोड़ रुपए व्यय हो गए, मतलब ये खर्च हो गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1997 से लेकर 2002 तक। और जो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइटल था, जो उद्देश्य था, वो था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी। अब सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? सबसे पहले तो देश भर के सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराया गया। स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई काम किए गए, जैसे कि उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए गए, TLM उपलब्ध कराए गए। समुदाय आधारित निगरानी की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गई बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाल अपराध आखिर है क्या। बाल अपराध 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल
प्लस अपराध अर्थात बच्चों द्वारा किए जाने वाला अपराध ही बाल अपराध है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं, जब किसी बच्चे द्वारा कानून या समाज के खिलाफ कोई भी कार्य किया जाता है तब उसे बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986, बहुत याद रखिएगा, भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 जो जिसमें एक बार संशोधन भी हो चुका है 2000 में, के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मतलब कि अगर ये कोई भी कानून के खिलाफ काम करते हैं तो उन्हें बाल अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो हंटर कमीशन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहली है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सामान्य विद्यालयों की स्थापना की गई। हर जिले में एक मॉडल सरकारी स्कूल स्थापित करने की सिफारिश की गई। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम में विविधीकरण पर विशेष बल दिया गया। प्राथमिक बालकों के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दी। शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान जो यूरोपीय शिक्षा से प्राप्त भारतीय हैं उनको वरीयता दी गई। मतलब कि जो भी ऐसे भारतीय जिन्होंने यूरोपीय शिक्षा प्राप्त की है उनका चुनाव करने में उनको प्रायोरिटी दी गई। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया। इन्होंने धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया, जबकि आपने मिशनरी स्कूल में देखा था कितनी धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है ईसाई धर्म के बारे में। पिछड़े वर्ग के वर्गों के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी गई। शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो भारतीयों को दिया गया, लेकिन उन भारतीयों को जो यूरोपीय शिक्षा द्वारा शिक्षित हैं। पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। ये सब हंटर कमीशन द्वारा कार्य किए गए। नेक्स्ट है, बुट की घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। तो जो बुट का घोषणा पत्र था वो था क्या, एक तरीके से आप भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। इसने जो भी अंग्रेजी शिक्षा थी उसको बढ़ावा दिया था माध्यमिक स्तर पर आके, कि बालकों को अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा पढ़ाना चाहिए। और ये भी कहा था कि जो लोग अंग्रेजी शिक्षा से प्राप्त शिक्षित होते हैं ना, वो उनका चारित्र्य विकास क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके दोष पूछ रहे हैं आपसे। पहला है, घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षित लोगों को नौकरी पर रखने के लिए वरीयता दी गई, जिससे अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया और जो देशी भाषाएं थी वो गौड़ हो गई और धीरे धीरे गायब होती गई एजुकेशन से। दूसरा है, घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। इससे तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन प्रकार के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना का विचार समाप्त हो गया। शिक्षा के साथ ईसाई धर्म तथा साहित्य का प्रचार भी बढ़ा। लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को सौंप दी गई, जिससे उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। इसका आंसर है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि ये पहला विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई थी जिसमें पाश्चात्य शिक्षा के विवाद खत्म हो गए और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। नेक्स्ट है, मैकाले के विवरण पत्र ने भारतीयों के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। अब भारतीय भी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को ग्रहण कर सकते थे। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास किया। यदि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभुत्व ना होता तो देश भर में स्वतंत्रता संग्राम भी ना होता, मतलब कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो भी नहीं होता। इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, मैकियावेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार ये राष्ट्रीय एकता होता क्या है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेदों या असमानताओं को कम करना और आपसी एकजुटता को मजबूत करना ही राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के निम्न साधन हैं। सबसे पहला है, सभी बालकों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराया जाए। बालकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में प्रमुख घटनाओं का ज्ञान कराया जाए। देश की विभिन्न जातियों, समुदायों एवं राष्ट्रीय एकता को विकसित करने वाली पढ़ाई लिखाई पर विशेष बल दिया जाए। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेदों को कम करना और आपसी एकजुट को मजबूत करना।
एक फ्लो चार्ट आप बना के आ सकते हैं। राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों का पालन करना, राष्ट्रीय त्योहार, प्रतीक, पहचान को अपनाना और उनका सम्मान भी करना, राष्ट्रीय एकता के तत्वों पर ध्यान देना, भारतीय भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका, अभी राष्ट्रीय थी अब अंतर्राष्ट्रीय आ गई। अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में शिक्षक की भूमिका, ये हेडिंग डालेंगे। पहला है शिक्षक उन महान नेताओं की जीवनियाँ और शिक्षा से छात्रों को अवगत करा सकते हैं जिन्होंने वर्तमान संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहयोग दिया है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न भाषाओं, इतिहास, मूल्यों और परंपराओं से परिचित करा सकता है। और शिक्षक क्या कर सकता है? कक्षा में समावेशी वातावरण बनाएगा जिससे बालक सभी धर्मों के लोगों के विचारों और उनकी विविधताओं को स्वीकार कर सकेंगे और उनका सम्मान भी कर सकेंगे। इसका भी एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। शिक्षक की क्या क्या भूमिका है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, उचित वातावरण देना बालकों को, नैतिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। और ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसका विरोध केवल शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब तक जो इंसान है वो अनएजुकेटेड है, वो किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता है, वो उसको फॉलो करने लगेगा, अंधविश्वास से पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य का अर्थ लिखिए। तो मूल्य का क्या अर्थ है? सबसे पहले हम हेड डालेंगे मूल्य का अर्थ। किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण का बोध कराता है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। यही क्या है? मूल्य है। मूल्य की आवश्यकता, मूल हमें दिशा और उद्देश्य के साथ जीने में मदद करते हैं। मूल हमारी स्वयं की भावनाओं से जुड़े हुए हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के विकास में भी ये सहायता करते हैं। मूल्यों का महत्व, पहला है ये व्यक्तिगत विकास में मूल्यों का अहम किरदार होता है। इसके माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा मानवीय मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट है शिक्षा सुधार। इसके द्वारा बालकों में स्व अनुशासन का बोध कराया जाना आसान है। मूल्यों के अभाव में मानव जीवन व्यर्थ है, समाज में एकरूपता लाते हैं। ठीक है, ये सब मूल्यों का महत्व है। यहाँ पे हमारा 2017 का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो को देखते देखते ही आपको आंसर भी याद हो गए होंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखी है। बाय एंड हैव अ गुड डे।